हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो सुपर नीट क्लासेस ऑनलाइन। आई एम सुनील कुमार। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी। हम पॉलन ग्रेन पे चल रहे थे और पूरी बात नहीं हो पाई थी। हमने एक्साइन लेयर देखी थी, इंटाइन लेयर देखी थी और थोड़ा कुछ हमें और कवर करना है कि पॉलन ग्रेन्स के बारे में थोड़ा बहुत और देखेंगे। हम एक्साइन लेयर, इंटाइन, मैंने आपको बता चुका था कि एक्साइन हमारी किसकी बनी होती है, इंटाइन किसकी बनी होती है ना। अब उसी के क्रम में हम आगे पॉलन ट्यूब देखेंगे, जर्म पोर देखेंगे, ठीक है। और उसी के क्रम में और हम सीरीज बाई सीरीज हम चलते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम फीमेल गैमेटोफाइट को देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। इज इट ओके? तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक पोलन ट्यूब के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जो पोलन ट्यूब है वो कैसे बनती है हमारी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, ये मैं सबसे पहले मैंने एक बना दिया, ये आपके लिए है। क्या बनाया है? ये पोलन ग्रेन। ये मैंने आपके लिए एक पोलन ग्रेन बना दिया है, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन की मैं एक लेयर और बना देता हूं, देखते रहिए। एक लेयर और बना दी मैंने ये पोलन ग्रेन की, ठीक है। इस लेयर को मैंने बोला एक्साइन, EXINE। मैंने एक्साइन के बारे में बताया था। एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी होती है और ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डाइजेस्ट कर सके, स्पोरोपोलिन को जो डाइजेस्ट कर सके। ऐसा कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं बना है, ठीक है। तो देखिए, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड को भी ये सहन कर सकती है, हाई टेम्परेचर को भी ये सहन कर सकती है एक्साइन। ये मैंने आपको बताई है इंटाइन, INTINE। ये है इंटाइन, ठीक है। ये है इसकी एक वेजिटेटिव सेल, ठीक है। VEGETATIVE, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। ये इसकी वेजिटेटिव सेल है। और ये मैंने बना दी आपके लिए, एक बना दी जनरेटिव सेल। क्या बना दी? जनरेटिव सेल, GENERATIVE, जनरेटिव सेल। मैं बोलता इसलिए हूं, नहीं दिखाई दे तो आप देख लें। देखिए होता क्या है कि एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन्स निकलते हैं वो हमारे 2 सेल्ड स्टेज में निकलते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में हमारे पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज में निकलते हैं और 40% एंजियोस्पर्म में हमारे पोलन ग्रेन्स 3 सेल्ड स्टेज में निकलते हैं। तो देखिए 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज। देखिए 2 सेल्ड स्टेज तो ये हो गई, 1 सेल वेजिटेटिव एंड 1 सेल जनरेटिव। और 2 सेल और 3 सेल्ड स्टेज का मीन्स क्या होता है? जो हमारी जनरेटिव सेल है उसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने के बाद एक सेल और बन जाती है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल 3 सेल। इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 सेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जर्म पोर की। मैंने आपको बताया था जो एक्साइन है, एक्साइन में कुछ हमें पोर्स हमें देखने के लिए माय डियर्स मिलते हैं, ठीक है। एक्साइन में कुछ हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं? कुछ पोर्स देखने के लिए मिलते हैं। एक्साइन बीच बीच में से, अगर मैं सही भाषा में मैं आपको बताऊं तो एक्साइन बीच बीच में से स्टूडेंट्स टूटी हुई होती है। बीच बीच में से हमें टूटी हुई मिलती है एक्साइन। तो देखिए, ये मैं एक्साइन में आपके लिए क्या बना रहा हूं? जर्म पोर। ये मैं जर्म पोर को बना रहा हूं, देखते रहिए। इसी प्रकार से हमारे जर्म पोर होते हैं। ये जर्म पोर आपके लिए बना रहा हूं मैं, देखते रहिए। ये मैंने आपके लिए जर्म पोर बना दिए, ठीक है।
और मैंने आपको ये भी बताया था जो एक्साइन है पोलन ग्रेन की आउटर लेयर वो टफ होती है, और इंटाइन लेयर, पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर है, जो अंदर वाली लेयर है वो टफ नहीं होती, बाहर वाली टफ होती है। तो बाहर वाली जो टफ लेयर होती है एक्साइन, उसमें क्या इस तरह से कुछ हमें पोर देखने के लिए मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ पोर देखने के लिए मिलते हैं, इसको हम जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ठीक है, होता क्या है, और अंदर क्या है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। अंदर इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है, तो देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि जो साइटोप्लाज्म का अंदर का दबाव होता है, साइटोप्लाज्म का अंदर का दबाव जो होता है, वो साइटोप्लाज्म के दबाव के कारण जो इंटाइन लेयर है वो क्या है, गुब्बारे की तरह फूलने लगती है। जो साइटोप्लाज्म का अंदर के दबाव के कारण क्या है, इंटाइन लेयर फूलने लगती है। जैसे कि ये लेयर साइटोप्लाज्म के अंदर दबाव बन रहा है, साइटोप्लाज्म के दबाव के कारण ये इंटाइन लेयर, जैसे कि ये हमारी एक्साइन लेयर है, ये हमारी इंटाइन लेयर है, ये दिस इज एक्साइन लेयर एंड दिस इज इंटाइन लेयर। तो ये इंटाइन लेयर, अब इसमें ये इंटाइन लेयर में क्या है, साइटोप्लाज्म का दबाव बनना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, और ये एक्साइन लेयर से आके लगेगी, और ये एक्साइन लेयर को ये धकाने की कोशिश करेगी। ये एक्साइन लेयर है, इसको पीछे की ओर धकाने की ये कोशिश करेगी। इमेजिन करना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा धकाने की कोशिश करेगी। जब ये नहीं धकेगी, क्योंकि ये तो टफ है, ठीक है, और टाइट है, तो क्या होगा, ये धकाने की कोशिश करेगी, तो इसका जो इंटाइन का जो दबाव है ये कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो इंटाइन का जो दबाव है, ये इंटाइन के दबाव के कारण ये क्या है, ये ऊपर की ओर उठेगी, ये ऊपर की ओर उठेगी, और ये जो जर्म पोर है, इन जर्म पोर से ये लेयर, इन जर्म पोर से इस तरह से ये बाहर निकल आएगी, और ये बन गया हमारा, क्या बना, पोलन ट्यूब, POLLEN, पोलन ट्यूब। ठीक है, ये पोलन ट्यूब बना, और ये जो पोलन ट्यूब है हमारा, ये पोलन ट्यूब से ही आगे की प्रोसेस हमारी शुरू होगी। आगे समझेंगे हम इस चीज को। तो ये तो चीज मैंने आपको बता दी कि हमारा जो एंजियोस्पर्म है, ANGIOSPERM, ये जो एंजियोस्पर्म है, 60% एंजियोस्पर्म, मैंने आपको पहले ही बताया है, 60% क्या होता है, हमारे जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर क्या होगा, 60% एंजियोस्पर्म में, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, हमारा टू सेल स्टेज में हमारा बाहर निकलेगा पोलन ग्रेन, और हमारे, और 40% एंजियोस्पर्म में, 40% एंजियोस्पर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा 3 सेल्ड स्टेज में हमारा बाहर निकलेगा पोलन ग्रेन। 3 सेल्ड स्टेज में मैंने बताई थी, जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोसिस होता है। नोट करिए फटाफट, जल्दी नोट करिए इसे। चलिए मैं इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है, बराबर मौका दे रहा हूं आपको मैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखिए मैं कुछ नोट डाउन कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। अब देखिए पोलन ग्रेन
many species, many pollen grain, many species causes pollen grain, many species causes severe allergies, ALLERGIES। जो पोलन ग्रेन की कई सारी स्पीसीज जो होती हैं, पोलन ग्रेन की कई सारी जो स्पीसीज होती हैं वो क्या करती हैं, सीवियर एलर्जी करती हैं, सीवियर एलर्जी करती हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्रोनिक रेस्पिरेटरी, RESPIRATORY, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, DISORDER, क्रोनिक डिसऑर्डर कर दिए, जैसे कि अस्थमा है, जैसे कि हमारा अस्थमा है, और ONCHITIS और ब्रोंकाइटिस है। जैसे कि क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आपके अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये किससे होता है, ये किससे होता है, पोलन ग्रेन से होता है। और पोलन ग्रेन की कई सारी स्पीसीज सीवियर एलर्जी का कारण होती हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, नोट डाउन करते चलिए प्रॉपर। इससे पहले भी जो मैंने बताया है उसको भी नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। ठीक है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक मैं आपको बता देता हूं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है PARTHENIUM, पार्थेनियम कैरेट ग्रास, CARROT कैरेट ग्रास। देखिए आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है पार्थेनियम कैरेट ग्रास। ये पार्थेनियम कैरेट ग्रास भी एक सीवियर एलर्जी करता है। और ये पार्थेनियम कैरेट ग्रास, ठीक है, एक इंडिया के लिए बड़ी खरपतवार बन चुका है, क्योंकि इसको कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो इसको खाता हो। और ये बेसिकली मैक्सिको से आया है, मैक्सिको से आया है। ये मैक्सिको से कब आया था, जब हिंदुस्तान में हमारे अनाज की कमी हो गई थी। और अनाज की कमी के चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, हमारे जो प्रधानमंत्री, जो पूर्व में प्रधानमंत्री रह चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैक्सिको से इन्होंने गेहूं मंगवाया था, व्हीट इन्होंने मैक्सिको से मंगवाया था। और उस व्हीट के साथ ये आ गई थी। ठीक है, और आज ये बड़ी खरपतवार बन चुकी है, आज ये बड़ी खरपतवार बन चुकी है इंडिया के लिए, क्योंकि इसको कोई भी खाने वाला इंडिया में नहीं है, इसका कोई भी इसका शिकारी नहीं है। ठीक है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं, लीजिए नोट करिए। ठीक है, देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए। एक भी इररिलेवेंट हमारा पॉइंट नहीं है इसमें। ठीक है, अब पोलन ग्रेन के बारे में और देख लेते हैं। अब देखिए पोलन ग्रेन, POLLEN, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, रिच न्यूट्रिशन होते हैं, रिच न्यूट्रिशन, NUTRITION, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, रिच न्यूट्रिशन होते हैं। हम बात कर रहे हैं इन वेस्टर्न कंट्री की, हम बात करें वेस्टर्न कंट्री की, यदि हम वेस्टर्न कंट्री की हम बात करते हैं तो पोलन प्रोडक्ट, POLLEN, पोलन
प्रोडक्ट, पोलन प्रोडक्ट, वहां पर वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहे हैं, इन वेस्टर्न कंट्री मार्केट, वेस्टर्न कंट्री मार्केट में कई सारे पोलन प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके सिरप है, पोलन सिरप है, टैबलेट हैं, ये सारी चीजें, पोलन सिरप, पोलन टैबलेट्स, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आज वेस्टर्न कंट्री के मार्केट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे पोलन ग्रेन्स लूज वाइबिलिटी, VIABILTY, लूज वाइबिलिटी। देखिए पोलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी का मतलब होता है सरवाइव करना, SURVIVE, सरवाइव करना। देखिए पोलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी का मीन्स होता है सरवाइव करना। ये आपकी एनसीईआरटी में वर्ड दिया, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर लूज वाइबिलिटी क्या होता है? लूज वाइबिलिटी मीन्स होता है सरवाइव करना। तो पोलन ग्रेन लूज वाइबिलिटी within 30 minutes to several month। देखिए जो कई सारे, अब पोलन ग्रेन की जो वाइबिलिटी है, यानी कि जब पोलन ग्रेन, जब एंथर का डिएशन होगा, एंथर फटेगा, और एंथर फटने के बाद, और एंथर के फटने के बाद जब पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे तो वो स्टिग्मा पर जाएंगे, और स्टिग्मा पर हर स्पीसीज, पोलन ग्रेन की हर स्पीसीज अलग अलग वाइबिलिटी पर डिपेंड करती है कि किस पोलन ग्रेन की स्पीसीज कितने समय तक स्टिग्मा पर रह सकती है। बाकायदा पूरा पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में एक केमिकल डायलेक्स होता है। केमिकल डायलेक्स में एक पूरा बाकायदा रासायनिक संवाद होता है। जब रासायनिक संवाद होता है तो स्टिग्मा उसको पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेती है। ठीक है, फिर आगे की हम कहानी आगे पढ़ेंगे, पहले इतना समझ लीजिए। अलग अलग स्पीसीज डिपेंड करती हैं, वाइबिलिटीज किस स्पीसीज की कितनी वाइबिलिटी होगी ये डिपेंड करता है स्पीसीज पर, अलग अलग स्पीसीज पर डिपेंड होता है। तो मैंने एक आइडिया दिया है, 30 मिनट से लेकर कई सारे महीनों तक हो सकता है। 30 मिनट से लेके कई सारे महीनों तक ये हो सकता है। इसको नोट डाउन करिए, मैं ऊपर में मैं मिटा के मैं लिख देता हूं आपके लिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ, मैं देख रहा था चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं बंद तो नहीं हो गया, इतनी मेहनत मेरी वेस्टेज चली जाए। तो देखिए हमारी कुछ फैमिलीज हैं, जैसे कि इन सम मेंबर्स कुछ मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इन सम मेंबर्स ऑफ, मैं यहां पर मिटाता हूं, कुछ मैं यहां पर भी आपको मैं मिटा देता हूं। कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि फैमिली, जैसे कि हमारी फैमिली ROSACEAE, फैमिली रोसेसी, फैमिली लेग्यूमिनस, LEGUMINOSEAE, फैमिली लेग्यूमिनेसी, और
उसके बाद फैमिली, उसके बाद फैमिली आपकी सोलेनेसी, SOLANECAE, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली रोजेसी, फैमिली लेग्यूमिनेसी, फैमिली सोनेसी। ये कई महीनों तक इनका जो पोलन ग्रेन है, सेवरल मंथ तक इनका पोलन ग्रेन सरवाइव कर सकता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब हम उसके बाद आगे वाले पॉइंट पर हम बात करते हैं। पोलन ग्रेन को स्टोर करने की हम बात करते हैं। स्टोर पोलन ग्रेन स्टोर पोलन ग्रेन लार्ज नंबर store pollen grain large number of many species pollen grain की लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज हैं, कई सारी उसकी स्पीसीज हैं। ठीक है, जो लिक्विड LIQUID लिक्विड नाइट्रोजन NITROGEN लिक्विड नाइट्रोजन पर रह सकती हैं 196 डिग्री सेल्सियस तक पे। देखिए, पोलन ग्रेन को जब हमें स्टोर करना होता है, पोलन ग्रेन की कई सारी स्पीसीज, ठीक है, वो कई सारी स्पीसीज को जब हम स्टोर करते हैं, पोलन ग्रेन की कई सारी स्पीसीज को जब हम स्टोर करते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन, एक मिनट स्टूडेंट्स रुक जाइए। हाँ, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था। देखिए, जब हम पोलन ग्रेन को हम स्टोर करते हैं तो क्या होता है, कई सारी स्पीसीज को जब स्टोर करेंगे पोलन ग्रेन की, तो लिक्विड नाइट्रोजन 196 टेम्परेचर पर हम स्टोर करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री पर हम स्टोर करेंगे पोलन ग्रेन को, और इसको जो है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, CRYO, क्रायो